आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं या उसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यानी कि वो उसकी इंटरनल अरेंजमेंट है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोस्पेक अरेंजमेंट है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोस्पेक अरेंजमेंट है, या फिर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, या फिर एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्लोस्पेक अरेंजमेंट है। उसकी अरेंजमेंट कैसी है वो हम आज देखेंगे। NaCl के क्रिस्टल के बारे में, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, पर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि NaCl जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और क्यों है। तो सबसे पहले हम NaCl का डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं जो रेड डॉट्स है वो है Na+ और जो ब्लू डॉट्स है वो है Cl-। और आप देख सकते हैं कि हर एक रेड डॉट के आजू बाजू उसके आसपास हमको 6 ब्लू डॉट्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये टोटल हो गए 6, ये 1, ये है 2, 3, 4, 5 और 6। आप देख सकते हैं हर एक रेड डॉट के आसपास हमको 6 ब्लू डॉट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा। उसी तरह जो हर एक जो ब्लू डॉट्स है उसके आसपास हमको 6 रेड डॉट्स देखने को मिलेंगे। इमेजिन करिए ये है एक ब्लू डॉट, उसके आसपास देखें ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और छठा उसके दूसरी साइड होगा। इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया 6। तो हमको देख सकते हैं आपको 6 जो रेड डॉट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हर एक ब्लू डॉट्स के आसपास हमको 6 रेड डॉट्स और हर एक रेड डॉट के आसपास हमको 6 ब्लू डॉट्स, यानी कि हर एक सोडियम के आसपास हमको 6 क्लोरीन और हर एक क्लोरीन के आसपास हमको 6 सोडियम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसको 6 कहते हैं। और दूसरी बात, हर एक जो NaCl का क्रिस्टल है उसके अंदर हमको 14 Cl- और 13 सोडियम प्लस देखने को मिलेंगे, यानी कि आप अगर जो रेड डॉट्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो 13 होंगे और ब्लू डॉट्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो 14 होंगे। अब आगे देखते हैं। देखें किसी भी क्रिस्टल के किसी भी प्लेन पर इमेजिन करिए कोई एक प्लेन है 100, 110 और 111। ये मिलर इंडाइसिस है जो प्लेन दर्शाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक जो कोई प्लेन है इसके ऊपर हम एक्सरेज गिराएंगे तब क्या होगा। हमें पता है प्लेन के अंदर एटम्स होंगे और एटम्स क्या करेंगे, एक्सरेज को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होंगे एक्सरेज। और उस एंगल से जब एक्सरेज रिफ्लेक्ट होंगे यानी कि हमको जो थीटा की वैल्यू मिलेगी उससे हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी की वैल्यू क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स है, यानी कि दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है जो है डी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से, ये थीटा की मदद से। यानी कि हम किसी भी प्लेन के ऊपर हम एक्सरेज गिराएंगे तब एक्सरेज वो रिफ्लेक्ट होंगे कुछ कोण के साथ, कुछ एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होंगे और उस जो थीटा है उससे हम क्या मिलेंगे, उससे हम डी की वैल्यू उससे हम मिलेंगी। और जो ये डी की वैल्यू जिससे हमें मिलेगी उससे हम क्यूबिक लेटाइस का पता कर सकते हैं, यानी कि उसकी इंटरनल अरेंजमेंट कैसी है वो हम पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। इमेजिन करिए ये कोई एक प्लेन है, आपको दिख रहा है ये प्लेन। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं एक्सरेज गिराऊंगा तो क्या होगा, हमें पता है, आप देख सकते हैं ये प्लेन के अंदर आपको ब्लू और रेड डॉट्स दिख रहे हैं। ये क्या है, ये है सोडियम और क्लोराइड एटम्स। तो क्या होगा, एटम से एक्सरेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और जो रिफ्लेक्ट होंगे वो कुछ कोण के साथ रिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि थीटा से रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ थीटा बनाएंगे। और ये जो थीटा है उससे हमें क्या पता चलेगा, दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। यानी कि ये दूसरा प्लेन है, आप देख सकते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है डी है। तो डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और अगर हमें डी की वैल्यू पता चल गई तो हमें
उसकी मदद से पता चल जाएगा कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि वो बीसीसी है, एफसीसी है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है या फिर एन सेंटर्ड है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है वो हमें पता चल जाएगा। सो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी NaCl का स्ट्रक्चर हो या फिर KCl का स्ट्रक्चर हो या कोई भी क्रिस्टल हो, उसका स्ट्रक्चर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको डी की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमें उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करना इजी हो जाएगा। तो देखें, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। अगर किसी भी क्रिस्टल की अरेंजमेंट जो फेस सेंटर्ड है यानी कि FCC है, तो उसका जो कोई प्लेन है, इमेजिन करिए कोई एक प्लेन है 100, 110 और 111, ये कोई प्लेन है, इमेजिन करिए। उसके ऊपर जब एक्सरे गिरता है, अगर वो उसकी जो अरेंजमेंट है वो FCC टाइप है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट है, तो जो उसकी डी की वैल्यू है वो कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी 0.707 और 1.154, उतनी मिलेगी। फिर से आपको बताता हूं मैंने क्या बोला। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये है 100 प्लेन है, 110 प्लेन है या फिर 111 प्लेन है, उसके ऊपर हम एक्सरेज गिरवाए और उसकी जो अरेंजमेंट है जो क्रिस्टल की, वो अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट हो, FCC हो, तब क्या होगा? तब हमें डी की वैल्यू क्या मिलेगी? ये मिलेगी 0.707 और 1.154, यानी कि जो D100 प्लेन है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। D110 प्लेन है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0.707 और D111 प्लेन है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1.154, इतनी वैल्यू हमें मिलेगी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये जनरल वैल्यूज है, A/2, A2/2, A/√3। ए जो है वो एज लेंथ है। सो ऑल इन ऑल अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी की वैल्यू हमें 100 प्लेन पे कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। D110 प्लेन पे कितनी मिलेगी? 0.707 और D111 प्लेन पे कितनी मिलेगी? 1.154। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यूज फिक्स है, ये वैल्यूज फिक्स्ड है। किसके लिए? FCC अरेंजमेंट हो तब ये वैल्यू फिक्स है, यानी कि FCC अरेंजमेंट में हमको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। अगर हमें किसी भी क्रिस्टल पर डी की वैल्यू इतनी मिल गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है उसकी वो किस प्रकार की है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट है। अब हम क्या करते हैं? NaCl क्रिस्टल लेते हैं और उसके जो प्लेन्स है 100 प्लेन है, 110 है और 111 प्लेन है। ये तीन जो प्लेन है उसके ऊपर हम क्या गिराते हैं? एक्सरेज गिरवाते हैं। इमेजिन करिए, ये उपला वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है इसको मैं कहता हूं 100 प्लेन, इसको मैं बोलूंगा 100 प्लेन। बीच वाला प्लेन है उसको मैं बोलूंगा 10, उसको बोलूंगा मैं 110 और ये तीसरा प्लेन है उसको मैं बोलूंगा 111। अब क्या करना है? इसके ऊपर भी फिर से एक्सरेज गिरवाने हैं। एक्सरेज में इसके ऊपर गिरवाऊंगा तब क्या होगा? एक्सरेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ एंगल के साथ। सिमिलरली इसके ऊपर भी दूसरा जो ये 110 है उसके ऊपर भी मैं एक्सरे गिरवाऊंगा तब क्या होगा? यहाँ पे भी एक्सरे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तीसरे भी यही सिचुएशन होगी और ये जब रिफ्लेक्ट होंगे तब हमें एंगल कौन सा मिलेगा? 5.9 मिलेगा, यानी कि जो 100 प्लेन है उस पर 5.9 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। ये 110 है उस पर 8.4 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा और ये 111 है उस पर 5.2 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि हमको ये थीटा मिल गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो हर प्लेन है, जो ये 100 प्लेन है उस पर कितना रिफ्लेक्ट हुआ है? 5.9 डिग्री पे। ये जो 110 है उस पर कितना रिफ्लेक्ट हुआ है? 8.4 डिग्री पे। और जो 111 प्लेन है उस पर कितना रिफ्लेक्ट हुआ है? 5.2 डिग्री पे।
यानी हमें थीटा मिल गया है। और अगर हमें को थीटा मिल जाए तो उससे ऊपर से हम आसानी से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, आपको ब्रेग्स लॉ के बारे में पता है, एन लेमडा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। इनमें से हम डी को आगे ले आए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन लेमडा अपॉन 2 sin थीटा। ये डी की वैल्यू मिल गई, डी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 sin थीटा। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हम एन इज इक्वल टू 1 लेंगे और जो ये लेमडा की वैल्यू है वो तो है वेवलेंथ, वो तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एन इज इक्वल टू 1 हो गया और लेमडा तो कांस्टेंट है। तो जो डी की वैल्यू है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिर्फ 1 अपॉन साइन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि एन इज इक्वल टू तो 1 हो गया और वेवलेंथ तो कांस्टेंट है। सो डी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लेन्स है, डिफरेंट प्लेन्स, और उसकी जो थीटा की वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये D100, D110 और D111 जो प्लेन है उसकी वैल्यू में रख दे तो D100 प्लेन है उसका रिफ्लेक्शन कितना है? 5.9, यहां रख दिया। D110 है उसका कितना है? 8.4, ये रख दिया। D111 है उसका कितना है? 5.2, ये रख दिया। तीनों जो थीटास है वो हमने रख दिए हैं। अगर इसका हम सिंप्लीफाई करें तो साइन 5.9 हो जाएगा 0.103, साइन 8.4 हो जाएगा 0.146 और साइन 5.2 हो जाएगा 0.096। ये हमें आपको अब वैल्यूज मिल गई है। अब हम 1/0.103 करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 9.708 मिलेगी। 1/0.146 करेंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी? 6.849 वैल्यू मिलेगी। और 1/0.096 करेंगे तो 11.04 वैल्यूज हमें मिलेगी। तो फाइनल वैल्यूज हमें इतनी मिली है। हमें तो रेशियो चाहिए, हमें पता करना है कि अरेंजमेंट कैसी है। तो हम रेशियो लेने के लिए, हम सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉर रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, ये जो तीनों वैल्यूज है उसको हम 9.708 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। तब क्या होगा? 9.708 है, उसके डिवाइडेड हम 9.708 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू आ जाएगी, यानी हमें एक रेफरेंस मिल जाएगा। इसलिए हम तीनों वैल्यू को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे? 9.708 से। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें मिलेगी 1, 0.705 और 1.185, इतनी वैल्यू हमें मिलेगी। कैसे मिली ये वैल्यू? हमने तीनों जो आगे की वैल्यू है उसको हमने 9.708 से डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमें, फाइनल वैल्यू हमें मिली। और हम एफसीसी की वैल्यूज देखते हैं। एफसीसी की वैल्यूज कितनी आई थी? 1, 0.707 और 1.154, इतनी वैल्यू आई थी एफसीसी की। अगर एफसीसी की वैल्यू इतनी आई है तो एनएससीएल की कितनी आई है वो देखते हैं। एनएससीएल की कितनी आई है? एनएससीएल की 1, 0.705 और 1.15 इतनी आई है। यानी कि दोनों की वैल्यूज, एफसीसी की वैल्यू और एनएससीएल की वैल्यू, दोनों तकरीबन कैसी है? सेम है। द रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम। यानी कि एफसीसी की जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और जो हमें मिली है वो एनएससीएल की वैल्यू से तकरीबन समान है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एनएससीएल की अरेंजमेंट है वो कैसी अरेंजमेंट है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज बैक अरेंजमेंट है। हमें कैसे पता चला? डी की वैल्यू से पता चला। एफसीसी की वैल्यू और ये एनएससीएल की वैल्यू दोनों सेम मिली है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनएससीएल के अंदर जो अरेंजमेंट है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज बैक अरेंजमेंट।